Hey guys, this is Abhishek Singh and I welcome you all to the YouTube platform of Plutonium Academy. In today's lecture, we shall be studying organic chemistry. और organic chemistry में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों isomerism. Now, what is isomerism and is it important from the point of view of JEE and NEET examination or not? बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं, almost every year we come across the questions from this section, means isomerism. तो आइसोमेरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई एंड नीट एग्जामिनेशन, बोथ द एग्जामिनेशंस, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो. एवरी ईयर वी कम अक्रॉस द क्वेश्चंस फ्रॉम आइसोमेरिज्म, ऑलमोस्ट एवरी ईयर. अब देखो आइसोमेरिज्म होता क्या है. आइसोमेरिज्म बेटा, आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म ये दोनों चीजों को जरा समझते हैं. ऐसे फिनोमिनन जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट या केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. या आइसोमेरिज्म में दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं होता है, मींस इसमें जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का इन 3 डायमेंशनल स्पेस वो डिफरेंट हो जाता है. तो आइसोमर्स are the different compounds having same molecular formula. आइसोस और मेरोस बना के ये बना है, ये दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है आइसोस एंड मेरोस. इसका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, मींस दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, जिन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स. और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म को हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उनके फिर फर्दर सब टाइप्स होते जाते हैं. तो एक बार हम लोग ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आइसोमेरिज्म का एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे. वी शैल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फॉलोड बाय द क्लासिफिकेशन. पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism and stereoisomerism. ये 2 तरह के आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलते हैं या आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म. अब स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं? 6 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें देखने को मिलते हैं बच्चों. 1 बाय 1 हम सभी के नाम लिख लेते हैं और फिर उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे. सबसे पहला होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म या रिंग चेन आइसोमर्स. फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं. सो रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं या आइसोमेरिज्म होता है. उसके बाद टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट होता है बच्चों मेटामेरिज्म, followed by chain isomerism, and the last one is position isomerism या positional isomers भी इन्हें कहते हैं, position isomerism. ठीक है, तो हमने देखा कि 6 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं. कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं, टॉटोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, मेटामर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स होते हैं और पोजीशन आइसोमर्स होते हैं. इनको याद करने के लिए हम लोग एक सिंप्लीफाइड वे में एब्रिविएशन बना लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं RDF MCP. RDF MCP. R stands for ring chain isomers, T stands for tautomers, F stands for functional group isomers, M stands for metamers, C stands for chain isomers and P stands for positional isomers. ठीक है, तो there are 6 different types of structural isomers. स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं? इसको आइसोमेरिज्म ना करके आइसोमर्स भी आप लोग कर सकते हो.
स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। देखो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करने से चीजें दिमाग में अच्छे से सेट होती हैं, हमें कंफ्यूजन कम होता है। कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। Configurational isomers are further of two types. Geometrical isomers, जिनको हम GIs कहते हैं, and optical isomers, OI. ठीक है? The phenomenon of showing, of exhibiting different types of geometrical isomers is called geometrical isomerism. उसी तरह different type के optical isomers जो exist करते हैं, इस phenomenon को क्या कहते हैं? Optical isomerism. Geometrical isomers में हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, Cis-Trans system and EZ system. Cis-Trans system and EZ system. Optical isomers में Fisher projection पढ़ेंगे, Haworth projection पढ़ेंगे. Conformational isomers, ठीक है, यहां पर हम लोग Sawhorst projection देखेंगे, Newman projection देखेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो बाद में आएगा। नाउ वी शैल स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर और अगला लेक्चर, ये दोनों लेक्चर्स हमारे बेस्ड होंगे ऑन, इनफैक्ट उसका भी अगला लेक्चर, नेक्स्ट 3 लेक्चर्स, टुडेज लेक्चर फॉलोड बाय 2 more लेक्चर्स विल बी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनमें हम लोग 6 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे। So let's start with structural isomers. Structural isomers की कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं देनी है, एक सिंपल वे में बोल देना है, the compounds having same molecular formula, but different structures, are called structural isomers, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 6 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पाए जाते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स, टॉटमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स एंड पोजिशनल आइसोमर्स। इसमें एक ही कंपाउंड में कई बार एक से ज्यादा तरह का आइसोमेरिज्म पाया जाता है, तो उस केस में जो आंसर किया जाता है बच्चों, वो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे किया जाता है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोग याद कर लेंगे। RTFMCP, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन आता है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, followed by tautomerism, followed by functional group isomerism, followed by metamerism, followed by chain isomerism and followed by positional isomerism। यानी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर चेन, मेटा, फंक्शनल, टॉटा एंड रिंग चेन। लेट्स स्टार्ट विद पहला, पोजीशन आइसोमर्स या पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? हम लोगों ने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के
नाम को हम लोग 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, और सबसे एंड में सेकेंडरी सफिक्स। यानी 5 डिफरेंट पार्ट्स को मिला के हमारा एक कंप्लीट आईयूपीएसी नेम तैयार होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। प्राइमरी प्रीफिक्स में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग किसके बारे में लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन नेचर बताते हैं और अनसैचुरेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो पोजिशनल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव सेम molecular formula, they have same molecular formula, same parent chain, but the position of either substituents or double bonds or triple bonds or functional group is different. ठीक है, क्या बोला मैंने? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन पेरेंट चेन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स की या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पोजीशन आइसोमर्स। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। जब एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए बच्चों बोलूं तो क्लोरोप्रोपेन के कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जरा बताओ तो? दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, इनके नाम जो आइसोमर्स होते हैं उनके आईयूपीएसी नेम सेम नहीं होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होते हैं। दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी का दूसरा आइसोमर CH3 CHCl CH3, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो पहले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि क्लोरोप्रोपेन में कितने पोजीशन आइसोमर्स हैं? भाई हमने पेरेंट चेन बना ली प्रोपेन की 3 कार्बन की। अब उस पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, क्लोरो ग्रुप लगाना है। कार्बन नंबर 1 पे लगा सकते हो, कार्बन नंबर 2 पे लगा सकते हो। जैसे ही 3 पे लगाने जाओगे वो वापस से बेटा नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगी और 1 क्लोरोप्रोपेन यानी इसी का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसलिए 2 ही पोजीशन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। किसी ने बोला कि ब्यूटाइल अल्कोहल हैज हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हैज हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स? एन ब्यूटेनॉल, इसके पोजीशन आइसोमर्स, नॉर्मल ब्यूटेनॉल के पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करिए। तो बताइए 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लेते हैं हम लोग। एक काम करो, अब हाइड्रोजन हटा दो। हाइड्रोजन हमने हटा दिया, ये 4 कार्बन हो गए बेटा। एक बार आप OH को कहां लगा सकते हो? यहां लगा सकते हो। तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन 1 ऑल। एक बार आप OH को यहां लगा सकते हो, ये क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ऑल। जैसे ही या इसको अलग कंपाउंड ले लो, एक बार OH आपने यहां लगा दिया, दूसरी बार OH यहां लगा दिया, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल। तीसरी बार अगर आप सोचोगे कि मैं पोजीशन चेंज करके यहां लगा दूं तो बच्चों नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस इज आल्सो ब्यूटेन 2 ऑल। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मिल गए क्या? सो इट इज नॉट एन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर नहीं हुआ बल्कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया। किसी बच्चे ने बोला कि सर इस वाले कार्बन पे ले आइए OH को, तो जैसे ही मैं इस कार्बन पे ले आऊंगा बच्चों फिर से नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी एंड इट विल बी ब्यूटेन 1 ऑल, और इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया ये। बिल्कुल सही।
तो ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं हुआ। कितने पोजीशन आइसोमर्स मिले? 2 पोजीशन आइसोमर्स मिले। जरा ये बताओ, ब्यूटीन में पोजीशन आइसोमर्स बताओ। ब्यूटीन में बेटा 4 कार्बन की चेन बना लेते हैं, एक बार डबल बॉन्ड कहां लगा देते हैं? इस पोजीशन पर, दिस इज ब्यूट 1 इन। अगली बार डबल बॉन्ड कहां लगा देते हैं? इस पोजीशन पे, दिस इज ब्यूट 2 इन। देखो पहले में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट किए हैं, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट किए हैं, अब तीसरे में हम लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिफरेंट कर रहे हैं। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो ना, ब्यूट 3 इन भी बना दो। नहीं रे बेटा, जैसे ही यहां पर तुमने डबल बॉन्ड लगाया, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इट्स नेम विल बी ब्यूट 1 इन। इसके इक्विवेलेंट, पहले वाले के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया, सो इट इज नॉट अ पोजीशन आइसोमर। इट इज नॉट अ पोजीशन आइसोमर। कितने पोजीशन आइसोमर्स मिले हमें? ब्यूटीन के 2 ही पोजीशन आइसोमर्स मिले। नेक्स्ट एग्जांपल्स जितने ज्यादा लेंगे हमारे डाउट्स उतने ज्यादा क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा क्लियर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। किसी ने बोला कि भाई एक कंपाउंड है, ड्रॉ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। आइसोमर्स का, आइसोमेरिज्म पे बेस्ड कभी भी कोई क्वेश्चन आए उसकी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि लैंग्वेज में कई बार टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा होता है, उसमें स्ट्रक्चरल के साथ साथ स्टीरियो आइसोमर्स भी काउंट होते हैं। जब नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है तब केवल स्ट्रक्चरल बताएंगे, उसमें भी जब नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स पूछा है तो केवल पोजिशनल आइसोमर ही बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि ड्रॉ ऑल दी structural draw all the structural isomers of C5H10 having one cyclopropane, having one, yeah, having one three-membered ring, having one three-membered ring। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या दे रखा है बच्चों? C5H10 having one, जिसमें क्या प्रेजेंट हो? इस कंपाउंड के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। और कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं? जिसमें एक 3 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट हो। हम लोग अगर इस मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर कोई भी एक कंपाउंड होता है, ध्यान दो, कोई भी एक कंपाउंड होता है CaHbNCOD, इस टाइप का कोई भी एक कंपाउंड है, जितने भी हेलोजेंस हैं उनको H के साथ काउंट करते हैं, जितने भी डाइवैलेंट एटम्स हैं उनको ऑक्सीजन में यानी D में काउंट करेंगे, जितने भी ट्राइवैलेंट एटम्स हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा, उनको C में काउंट करते हैं, ठीक है ना। और कार्बन तो कार्बन के नंबर्स A से करते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन के आता है? आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, A+1 माइनस B माइनस C/2। तो अगर इस कंपाउंड का इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं तो बेटा A कितना हो गया? कार्बन की के नंबर्स कितने हैं? 5 कार्बन एटम्स आर देयर, +1 माइनस B की वैल्यू, B क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी इसी में कंसीडर करते हैं। तो देयर आर 10 हाइड्रोजन एटम्स, सो 10, B की वैल्यू 10। ट्राइवैलेंट एटम यानी नाइट्रोजन टाइप का तो कोई है नहीं, तो 0/2। बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया? 1। किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है तो हमें मान के चलना चाहिए कि या तो उसमें एक रिंग होगी या उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, या तो उसमें एक रिंग होगी बेटा या उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो
लेट्स ड्रॉ। टोटल कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम्स हैं। हमें ऐसे आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं जिनमें, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं जिनमें एटलीस्ट एक 3 मेंबर्ड रिंग हो, यानी साइक्लोप्रोपेन वाला ग्रुप तो होना ही चाहिए। अब बचे कितने? 2 कार्बन एटम्स। बचे कितने? 2 कार्बन एटम्स। मैंने दोनों कार्बन एटम्स को एक ही कार्बन पर ले लिया और इथाइल ग्रुप लगा दिया। दिस इज इथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक स्ट्रक्चर बना। दूसरा क्या बनेगा बच्चों? अब ये जो 2 कार्बन एटम्स एक साथ ले लिए थे, इनको अलग अलग कर लेते हैं। इनको अलग अलग कर लेते हैं। इस कार्बन पे अभी 2 हाइड्रोजन हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप। टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। अगर हाइड्रोजन काउंट भी करने हैं, 3 3 6 +2 8 +2 10 C5H10। ठीक है, दिस इज 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बोलो, अब दोनों मिथाइल ग्रुप्स को अलग अलग कार्बन पे रख दें। दोनों मिथाइल ग्रुप्स को मैंने अलग अलग कार्बन पे। नाउ दिस इज 1 2 डाइमिथाइल। देखो, एक मिथाइल ग्रुप को मैंने यहीं पे रहने दिया, बिल्कुल यहीं पे है। दूसरे मिथाइल ग्रुप को उठा के एडजेसेंट पोजीशन पे रख दिया। अब कुछ बच्चों ने बोला कि ठीक है सर, अगले स्ट्रक्चर में इस मिथाइल ग्रुप को यहां से भी उठा के, यहां से भी उठा के कहां रख दो? यहां रख दो। तो बेटा ये और ये स्ट्रक्चर्स तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे ना। दिस इज आल्सो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड दिस इज आल्सो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? ओनली 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। जब आगे पढ़ोगे तो इसमें सिस ट्रांस भी आ जाता है, जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। Let's look at the next example. एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है C8H16। बोला है कि इसके सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करिए, सभी पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करिए जिसमें एटलीस्ट एक 6 मेंबर्ड रिंग हो। ड्रॉ ऑल द पोजीशन आइसोमर्स। ड्रॉ ऑल द पोजीशन आइसोमर्स। क्योंकि हम लोग पोजीशन आइसोमर्स पर पढ़ रहे हैं तो पहले वहीं पर आता हूं मैं। ड्रॉ ऑल द पोजीशन आइसोमर्स containing a 6-membered ring, containing a 6-membered ring, और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी तो 2 कार्बन एटम्स बचेंगे। तो containing a 6-membered ring and 2 methyl groups and 2 methyl groups। हमें सभी पोजीशन आइसोमर्स इस कंपाउंड के ड्रॉ करनी है, इस मॉलिक्यूल के ड्रॉ करने हैं। चलो देखते हैं बच्चों। 6 कार्बन की तो पहले रिंग बना लेते हैं हम लोग। क्या बन गया बेटा? साइक्लोहेक्सेन। हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं जिनको रिप्लेस करके हम कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट या दूसरा ग्रुप हम लोग लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो, मैंने पहले एक ही कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप्स रख दिए। दिस इज 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर मैंने क्या किया? एक मिथाइल को फिक्स रखो और दूसरे मिथाइल को रोटेट करना स्टार्ट करो, घुमाना स्टार्ट करो। एक मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पर, अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, दूसरा मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे चला गया। सो दिस इज 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर क्या करेंगे? पहला वाला तो फिक्स्ड है बेटा, नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे? सेकेंड वाले को थर्ड पोजीशन पे ले जाएंगे। सो दिस इज 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। पोजीशन बदलती जा रही है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बदलती जा रही है। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल ग्रुप। पेरेंट चेन क्या है? साइक्लोहेक्सेन। फिर से पेरेंट चेन सेम है, एक मिथाइल ग्रुप फिक्स्ड है,
दूसरे वाले मिथाइल ग्रुप को हम लोग घुमा रहे हैं, कहां पर ले आए, फोर्थ पोजीशन पे। सो दिस इज फोर्थ पोजीशन रिलेटिव टू दिस ग्रुप, दिस इज 1 2 3 and 4. Okay, so this is 1,4 dimethyl cyclohexane. अब कुछ बच्चों ने कहा ठीक है सर घुमा ही रहे हो तो घुमाते जाओ ना, इधर भी ले आओ। चलो ले आके देखते हैं। ओहो ये तो गड़बड़ी हो गई, हमें तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना होता है ना। अब यहां पर नंबरिंग ऐसे नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 और 1 3 तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। सो दिस कंपाउंड हैज हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स, 4 पोजिशनल आइसोमर्स। दिस इज द आंसर। ये जो है ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट हो गया है, 1,1 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल एंड 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स से हमें 3 दे दिए, ड्रॉ all the position isomers of following compound. अब वो कंपाउंड क्या है बच्चों, साइक्लोप्रोपीन रिंग है और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ठीक है, नंबरिंग ऐसे कर लो 1 2 3, क्योंकि प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को यानी मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को। मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है तो ऑब्वियसली डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। रिंग में ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है तो डबल बॉन्ड को। बेटा दिस इज 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। दूसरा इसकी पोजीशन, अभी 1 और 2 दोनों पोजीशंस पर ही एक एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो उसको रिप्लेस करो बच्चों विद अ मिथाइल ग्रुप। नाउ दिस इज, अब नंबरिंग shall start from this way, numbering shall start from this point. So this is 1 methyl cyclopropene, 3 methyl cyclopropene and 1 methyl cyclopropene. अब किसी बच्चे ने कहा कि सर इस मिथाइल ग्रुप को आपने यहां से यहां शिफ्ट किया 2 पे, अब 3 पे कर दो, मतलब इस पोजीशन पे कर दो। जरा करके देखते हैं बच्चों। नाउ नंबरिंग शैल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3। फिर से क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, यानी ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, इसलिए दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल आइसोमर। इस कंपाउंड के केवल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए, देयर आर सॉरी कितने पोजीशन आइसोमर्स हुए, कितने, केवल 2 पोजीशन आइसोमर्स हुए। अगर मैंने ये कंपाउंड दे दिया होता तब कितने हो जाते, साइक्लोब्यूटीन और यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। चलो ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया बेटा दूसरा। जरा बताओ ये क्या डिफरेंट है, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो नंबरिंग इज 1 2 3 4, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन, और अगर ऐसा है तो नंबरिंग इज लाइक 1 2 3 4, अगेन 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन। So it is not a positional isomer. In fact, it is an equivalent structure. ये positional isomer नहीं है। ठीक है, चलो यहां से शिफ्ट करा के यहां ले आते हैं। यहां ले आते हैं। Now numbering shall start from this point 1 2 3 4. This is 1 methyl cyclobutene. This is 3 methyl cyclobutene and this is 1 methyl cyclobutene. नाम अलग हो गया, केवल position of substituent is different, so they are positional isomers. एक हो गए और 2 हो गए। बच्चों ने कहा ठीक है सर अब मिथाइल ग्रुप को यहां भी शिफ्ट कर लो। मैंने डबल बॉन्ड को फिक्स रखा है, बस मिथाइल ग्रुप को चेंज कर रहा हूं। नाउ नंबरिंग शैल स्टार्ट फ्रॉम विच पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, इस कार्बन से 1 2 3
4. This is 1-methyl cyclobutene, equivalent to this structure. So it is also not an isomer. So this compound has again how many isomers? How many positional isomers? Only 2 positional isomers. Only 2 positional isomers. Now let's see how many positional isomers this compound possess. इसके सभी पोजीशन आइसोमर्स बताइए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने 3 मेंबर में 4 मेंबर में करके देख लिया, 6 मेंबर में करके देख लेते हैं। बिल्कुल वही काम करेंगे, डबल बॉन्ड को अपनी जगह पे फिक्स्ड रखेंगे, ठीक है, और रोटेट करते जाएंगे। किसको किसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे? मिथाइल ग्रुप की, यहां से उठाकर यहां ले आए। नंबरिंग बोलो जल्दी से बच्चों। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1-methyl cyclohexene, यहां पर बोलो नंबरिंग, यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट हो गया बच्चों। सो इट इज नॉट एन आइसोमर, इट इज नॉट एन आइसोमर। आगे बढ़ते हैं, रोटेट करते जाओ बस मिथाइल ग्रुप को। डबल बॉन्ड को अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहने दो, मिथाइल ग्रुप को रोटेट करते जाओ, यहां पर ले आए। अब बोलो 1 2 3 4 5 6। 3-methyl cyclohexene, 3-methyl cyclohexene, ठीक है, बिल्कुल अलग है, आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। नेक्स्ट अगली पोजीशन पे लेके चलते हैं। अगेन 1 2 3 4 5 6। अब बोलो 4-methyl cyclohexene, 1-methyl 3-methyl 4-methyl cyclohexene, बिल्कुल सही। ये भी एक आइसोमर है, ये है पोजिशनल आइसोमर, ये है पोजीशन आइसोमर। अब 4 से उठा के इधर वाले कार्बन पे ले आते हैं। अब जरा बताओ, अब नंबरिंग यहां से क्लॉकवाइज नहीं चलेगी बल्कि यहां से चलेगी, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए। अगेन दिस इज 4-methyl cyclohexene, 4-methyl cyclohexene हम लोग ऑलरेडी यहां पर बना चुके हैं। सो इट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इट इज नॉट एन आइसोमर। ये एक पोजीशन आइसोमर नहीं है। अब कौन सी पोजीशन बची? यहां पर ले आने की। डबल बॉन्ड को हमने फिक्स रखा, इसको यहां पर ले आए, मिथाइल ग्रुप को यहां मूव करा दिया। 1 2 3 4 5 6। बताओ जल्दी से। दिस इज 3-methyl cyclohexene, क्या पहले कहीं पे बना हुआ है? बिल्कुल यहां पर बना हुआ है 3-methyl cyclohexene। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? बचे हुए तीनों स्ट्रक्चर्स के इक्विवेलेंट हैं, इसलिए इनको पोजीशन आइसोमर में काउंट नहीं करोगे। सो दिस कंपाउंड हैज इन टोटलिटी 3 position isomers. How many position isomers? 3 position isomers. फिर किसी ने पूछ दिया draw all position isomer को मैं pi लिख रहा हूं। draw all pi position isomers of dichlorobenzene, डाइक्लोरोबेंजीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? ऐसा होता है। हर एक कार्बन पर एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जिसको रिप्लेस करके हम कोई ग्रुप लगा सकते हैं। यानी एक कार्बन पर 2 क्लोरीन आ ही नहीं सकते क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही नहीं है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 bonds. Not only carbon, any second period element cannot form more than 4 bonds because the valence shell of second period elements is second shell which cannot accommodate more than 8 electrons। और 4 बॉन्ड बनते ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 5वां बॉन्ड बनाओगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस शेल में? 10 इलेक्ट्रॉन। एंड एनी सेकंड पीरियड एलिमेंट हैज second shell as its valence shell which cannot accommodate more than 8 electron। सो सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है, ठीक है ना। इसी पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इट कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है सेकेंड शेल में। चलो वापस आते हैं, इसके डाइक्लोरोबेंजीन के पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। तो बेटा एक तो ये बन गया 1,2 पोजीशन, फिर क्या बना बच्चों, जल्दी से बताओ। 1,3 पोजीशन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, फिर क्या बना बेटा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो वाला आइसोमर है, ये पैरा मेटा वाला है और ये पैरा वाला है, इसको पैरा पोजीशन। ठीक है ना? तो बताओ कितने पोजीशन आइसोमर्स आए, 3। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस क्लोरीन को इस कार्बन पर शिफ्ट करोगे वापस से सेकेंड वाला मिल जाएगा, इस कार्बन पर शिफ्ट करोगे वापस से फर्स्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स के और एग्जांपल्स देखते हैं। ड्रॉ ऑल, अभी चूंकि हम लोग पहला वाला पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, इसलिए मैं केवल पोजीशन आइसोमर्स के केस ले रहा हूं। फिर इसके बाद चेन भी पढ़ लेंगे, मेटा भी पढ़ लेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लेंगे, तब मैं क्वेश्चन पूछूंगा हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तब उसमें सारे तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जब स्टीरियो भी पढ़ेंगे तब फिर मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय दिस कंपाउंड या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। तब उसमें स्ट्रक्चरल भी काउंट करोगे सभी तरह के और स्टीरियो भी काउंट करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, मन से पढ़ो, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, कोई भी चीज इसमें रटने की या याद करने की नहीं होती। ड्रॉ ऑल PIs ऑफ गिवन कंपाउंड, ऑफ गिवन कंपाउंड। कंपाउंड क्या गिवन है, कंपाउंड गिवन है बेटा, एक मिथाइल ग्रुप लगाया है, एक नाइट्रो ग्रुप लगाया है और एक और नाइट्रो ग्रुप लगाया। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा कमाल कर दिया। एक काम करता हूं, तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर देता हूं। अभी पहले इसको डिफरेंट मत करो, इसको भी पहले तीनों ग्रुप्स को सेम लेके करते हैं। पहले तुम्हें आसान आसान सा देता हूं। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप और ये तीसरा मिथाइल ग्रुप। तुमसे पूछा क्या है, इसके सभी पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करें। चलो ड्रॉ करो बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब 6 मेंबर्ड रिंग पर, वो भी बेंजीन रिंग पर, 3-3 लाइक ग्रुप्स दिए हुए हैं, लाइक ग्रुप्स मतलब 3-3 सेम टाइप के ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, तो 2 को फिक्स रखो और तीसरे को मूव कराना स्टार्ट करो। जब तीसरे की सारी पोजीशंस हो जाए फिर दूसरे को भी मूव कराओ। जैसे मैंने इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स को फिक्स कर दिया और तीसरे वाले मिथाइल ग्रुप को मूव करा रहा हूं, जल्दी से बताना। 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन है अभी। अब बच्चों क्या बना बताओ तो, 1 2 पोजीशन तो फिक्स है मिथाइल ग्रुप की, मैं केवल तीसरी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। सो दिस इज 1। यहां पर नंबरिंग कर लो, सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि पोजीशन आइसोमर्स के या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के IUPAC नेम सेम नहीं होते हैं। तो दिस इज 1 2 3 अलग पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन लिखते जाओ, तुम्हें अपने आप दिखता जाएगा कि पोजीशन आइसोमर्स हैं या नहीं। यहां पर पोजीशन लिखी हमने मिथाइल ग्रुप्स की, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल फॉलो किया, नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो 1 2 एंड 4th पोजीशन, 1 2 एंड 4th पोजीशन पे, ठीक है। फिर मिथाइल ग्रुप को कुछ बच्चों ने कहा सर यहां पे मूव कराओ, मैंने कहा करवा दो बेटा।
इन दोनों को सेम रखा और ऐसे। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 1 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6 मिलता। और जबकि अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, जब क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो जरा बताओ सेट ऑफ लोकेंट्स क्या मिल रहे हैं 1 2 5। और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो 1 2 4। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या बोलता है कि हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स में नंबरिंग उस हिसाब से करेंगे जहां पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स प्राप्त हो, यानी ये वाला सही है। तो ये वाला सही है, तो 1 2 4 यहां पर तो हम लोग ऑलरेडी 1 2 4 ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये तो बल्कि एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल गया है। ये क्या मिल गया, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हटा दे, ये अपने किसी काम का नहीं। वापस आ जाते हैं, अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगली पॉसिबिलिटी क्या थी, इस कार्बन तक तो मूव करा चुके हैं, यहां मूव करा दो। यहां मूव कराते ही 1 2 3, 1 2 3 भी ऑलरेडी बन चुका है, तो वो भी नहीं बना सकते। अब केवल पहले को फिक्स्ड रहने दो, पहले को फिक्स्ड रहने दो, दूसरे वाले को यहां से मूव करा के थर्ड पोजीशन पे ले आओ। चलो ले आए, और तीसरे को यहां ले आओ। बेटा नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 एंड 4, 1 2 4 मिल जाएगा फिर से यही वाला। अगर इसको तुम यहां पर ले आओ तब देखो क्या होता है, ये तो इक्विवेलेंट मिल गया 1 2 4। इसको यहां फिक्स्ड रहने दो, इसको यहां रहने दो, और इसको यहां ले आओ। अब तुम्हें मिला पोजीशन 1 3 और 5, डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, बिल्कुल सही। अब बच्चों ने कहा सर इसको यहां पर लेके आओ। बेटा जब यहां पर ले आओगे तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 4 मिल जाएगा, फिर से इसके इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इन टोटलिटी हम लोग कह सकते हैं कि कितने मिलेंगे, 3 ही पोजीशन आइसोमर्स इस कंपाउंड के मिलेंगे। कितने पोजीशन आइसोमर्स मिलेंगे, विल गेट ओनली 3 पोजीशन आइसोमर्स। अब देखो 6 मेंबर की ही बेंजीन रिंग है। अब दो ग्रुप तो सेम रहने दिए, बस एक ग्रुप को डिफरेंट कर दिया। देखो 2 नाइट्रो ग्रुप्स ले लिए सेम सेम, और एक मिथाइल ग्रुप को डिफरेंट कर दिया। अब एक काम करते हैं, फिर से वही रहने देते हैं, ये 2 को फिक्स रखेंगे और तीसरे वाले NO2 को मूव कराएंगे। मिथाइल फिक्स्ड है अपनी जगह, दूसरा नाइट्रो फिक्स्ड है, और ये नाइट्रो यहां गया। फिर मिथाइल फिक्स्ड है, नाइट्रो फिक्स्ड है, तीसरा नाइट्रो यहां गया। फिर मिथाइल फिक्स्ड है, नाइट्रो फिक्स्ड है, और तीसरा नाइट्रो यहां। सभी डिफरेंट पोजीशंस मिल रही हैं, बिल्कुल, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। अब इस वाले नाइट्रो की भी पोजीशन चेंज कर देते हैं बेटा। दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज नाइट्रो ग्रुप, इस वाले नाइट्रो को यहां लाओ। देखो
इसमें से किसी भी स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट वो नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके तो नहीं है। नहीं बेटा, ये दो मिथाइल और नाइट्रो ग्रुप एडजेसेंट हैं, जबकि यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप ही आपस में एडजेसेंट है, मिथाइल के एडजेसेंट नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी है? मिथाइल सेकेंड वाला नाइट्रो यहां फिक्स है, और थर्ड ग्रुप जो है नाइट्रो ग्रुप वो कहां फिक्स है? यहाँ। अब इस नाइट्रो को अगर यहां पर लेके चले जाओगे तो वो बेटा इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। NO2 मिथाइल एक छोड़ के नाइट्रो, NO2 मिथाइल एक छोड़ के नाइट्रो। इसलिए टोटल हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स वी विल गेट इन दिस कंपाउंड? 6। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो हम लोग पोजीशन आइसोमर ही पढ़ते रह जाएंगे। फिलहाल आई होप आप लोगों को पोजीशन आइसोमर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पोजीशन आइसोमर्स हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। चलो कुछ मैं और एग्जांपल्स ले लेता हूं। जैसे बोला है हमें एक कंपाउंड ले लिया C3H6Cl2, ठीक है, C3H6Cl2 डाइक्लोरोप्रोपेन या प्रोपेन डाइक्लोराइड। अब इस कंपाउंड का ड्रॉ करना है तो बेटा 3 कार्बन की चेन ले लो, एक क्लोरीन को यहां पर फिक्स कर दो, ठीक है, एक क्लोरीन को फिक्स कर दो, दूसरे क्लोरीन को एक बार, एक और ऐसा ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो दूसरे क्लोरीन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दूसरे क्लोरो ग्रुप को एक बार इसी कार्बन पर रख दिए, एक बार पास वाले कार्बन पर रख दिए। यहां पर पोजीशन क्या है बेटा सब्स्टिट्यूएंट की? 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। यहां पर पोजीशन क्या है बेटा? राइट टू लेफ्ट होगी नंबरिंग, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर एक की पोजीशन फिक्स है, लेकिन दूसरे की पोजीशन यहां पर आ गई 1 3 ट्राइक्लोरो। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। जरा देखो, अब पहले वाली की पोजीशन को चेंज करते हैं। भाई दो प्राइमरी कार्बन हैं और एक सेकेंडरी कार्बन है, एक प्राइमरी कार्बन पर तो लगा ही चुके हो और ये दोनों कार्बन से इक्विवेलेंट होते हैं, तो किसी एक पे लगा लो। एक क्लोरीन फिक्स कर लिया हमने, अब वो केस तो खत्म हो गया। अब दूसरा केस है कि एक क्लोरीन को यहां फिक्स कर दिया और दूसरे क्लोरीन को मैं मूव कराना चाहता हूं। बेटा जब मैं इस कार्बन पर ले आ सकता हूं, इस कार्बन पर ले आ सकता हूं या इस कार्बन पर ले आ सकता हूं, जरा ध्यान से देखना। जब मैं इस कार्बन पर ले आऊंगा दूसरा वाला क्लोरीन तो नाम क्या हो जाएगा? मेरे साथ बोलना। जब मैं इसका क्लोरीन को इस कार्बन पर ले आऊंगा दूसरे वाले क्लोरीन को तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डाइक्लोरो, यानी पोजीशन हो जाएगी 1 2, जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं। यहां पर पोजीशन क्या थी? 1,3, 1,3। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्यों? क्योंकि इसके इक्विवेलेंट आ गया। बेटा इस पोजीशन पे लगाओ तब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगी, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अगेन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसके इक्विवेलेंट आ गए, वो तो हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। अगर यहां पर लाओ तब क्या हो रहा है? 2,2 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। हाँ, ये वाला अभी तक हम लोगों ने आइसोमर ड्रॉ नहीं किया है। तो इस केस में यहां पर हम लोग क्लोरीन ग्रुप लगा सकते हैं और पोजीशन क्या होगी? 2,2 chloro and dichloro-propane. So total how many position isomers are possible for this compound? 4. Total how many position isomers are possible for this compound? 4.
बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ऐसे बिल्कुल भी कोई भी चीज इसमें याद करने वाली नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब हमें दिया हुआ है C3H4Cl2, इसके सभी पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। इस मॉलिक्यूल के सभी पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के देख लेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्लोरीन को किसके साथ काउंट करोगे? बी में ही। मोनोवैलेंट होता है ना बेटा, सभी हैलोजेंस फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोनोवैलेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमने निकाला, केवल पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करने हैं ओपन चेन में, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते ही क्या आ गया, जल्दी बताओ, क्या आ गया? It is equal to A plus 1, A is 3 plus 1 minus B की वैल्यू बोलो बेटा, 4 plus 2 6 minus C 0 upon 2, 4 minus 3 1। या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। 3 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है 3 कार्बन से, बिल्कुल बन सकती है। तो हमें सभी आइसोमर्स नहीं ड्रॉ करने हैं, ओपन चेन में केवल पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, मैंने लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं कि आपको कौन से आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ओपन चेन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं बेटा। 3 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड, एक क्लोरीन की पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया। एक बात याद रखिए, कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, ठीक है ना। 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। दूसरा क्लोरीन मैंने यहीं पर रख दिया, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपीन। डबल बॉन्ड की पोजीशन को तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, यहां से आप यहां भी ले जाओगे तो इक्विवेलेंट ही रहेंगी दोनों पोजीशंस डबल बॉन्ड के लिए। तो अब एक क्लोरीन को यहीं रहने दो, दूसरे क्लोरीन को इस पोजीशन पर ले आओ, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपीन। 1,3 डाइक्लोरो प्रोपीन, ठीक है। ये तो प्रोपेन वाले में भी यही काम किया था हमने, प्रोपीन में भी यही कर रहे हैं। अब इस वाले क्लोरीन की, पहले वाले क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, इसको इस पोजीशन पर ले आते हैं। अब बेटा बीच वाले कार्बन को देखो, सेंटर वाले कार्बन को देखो, इसके 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इस पर आप कोई दूसरा क्लोरीन ग्रुप नहीं जोड़ सकते। और अगर आपने यहां पर जोड़ा तो बताओ ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन। So it's an equivalent structure. Is it appropriate to draw this structure as position isomer? No. तो इसको क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तब क्या करेंगे, तब हम लोग यहां पर लगाएंगे, एंड नंबरिंग शैल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड ओनली। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देंगे ओवर सब्स्टिट्यूएंट। सो 1 2 3, 2,3 डाइक्लोरो। यहां पर पोजीशन क्या है बेटा? 1,1। यहां पर पोजीशन ऑफ 2 क्लोरीन ग्रुप्स इज 1,2। यहां पर 1,3 और यहां पर बच्चों 2,3। So total how many position isomers are possible? 4. Total how many position isomers are possible for this compound? 4. अब बताओ, मुझे लगता है बेटा कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। कल की क्लास में हम लोग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म को कवर करेंगे, और उसकी अगली क्लास में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। टॉटोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि टॉटोमेरिज्म को पढ़ने के लिए हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग जीओसी में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर टॉटोमेरिज्म को पढ़ना उचित रहेगा। सो इन टुमारोज क्लास, इन नेक्स्ट क्लास,
we shall be studying what? Chain isomerism and metamerism. Chain isomerism and metamerism. आज पोजीशन आइसोमेरिज्म खत्म हो गया. आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप YouTube पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द लेक्चर. आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए. आई विल ट्राई टू आंसर देम. ऑल द बेस्ट, गुड लक.